नमस्कार। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भरती, पाठ क्रमांक 3, वाह हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल। लेखक परिचय। लेखक जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी इस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। हमारे पाठ का नाम है वाह रे हमदर्द। हमदर्दी से बना हुआ ये शब्द। तो हमदर्द मतलब जो हमारा दर्द बांटते हैं, हमें सहानुभूति दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी कथा है जहाँ पर लेखक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और बाद में जो उनके हमदर्द है, मतलब सहानुभूति दिखाने वाले उनके निकट परिवर्ती लोग हैं, वो इतने मिलने आते हैं कि लेखक उनसे परेशान हो जाता है और फिर लेखक के मुंह से निकलता है वाह रे हमदर्द। तो इस तरह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए हुए मरीज को देखने जाने की हमारे भारत की परंपरा प्राचीन काल से है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकारी की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी ओर बड़े रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो इस तरह से हमदर्द का अर्थ लिख लेना है। हमदर्द या हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति और हमदर्द सहानुभूति दिखाने वाला। सार्वजनिक अस्पताल का अर्थ यहाँ पर है, सार्वजनिक का अर्थ है सर्वजन अर्थात सबके लिए। लेखक किस तरह से अस्पताल में भर्ती हुए, पाठ शुरू करते हैं हम। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो मेरे सामने एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाम पूंजीवादी और समाजवाद में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो इस तरह से बहुत ही हास्यात्मक ढंग से यहाँ पर लेखक ने कहा है कि लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे और जब उनके मन में वो अलग अलग प्रकार का रोष, जो गुस्सा था, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उनकी साइकिल कार से जाकर टकरा गई और इनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी दुर्घटना हो गई। और फिर वो इस तरह से कार और साइकिल इस तरह से भिड़े, जैसे विरोधी जो होते हैं ना, विरोधी पक्ष जो एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हैं, वैसे ही लेखक की साइकिल और जो सामने वाली कार थी वो एक दूसरे को विरोधियों की पक्ष की तरह एक दूसरे से विरोधियों जैसे घृणा की नज़र से देख रहे थे। और फिर लेखक जब गिरे और उनकी टांग टूटी तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई, इसका फल मुझे मिला है कि मेरी टांग टूट गई। और आज भी इंसानियत जिंदा है, इसीलिए कुछ लोग ने क्या किया, मुझे उठाया और फिर मुझे अस्पताल में भर्ती किया। तो हम भी देखते हैं रास्ते पर, सड़क पर अलग अलग प्रकार की दुर्घटना होती है। आज के ज़माने में तो बस मोबाइल निकाला और फ़ोटो निकाली, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जल्दी से अस्पताल में इसे भर्ती करे। हम कब फ़ोटो निकालेंगे दुर्घटनाग्रस्त का और कब हम अपलोड करेंगे, इसकी जल्दी सब लोगों को होती है। लेकिन इनमें से कुछ भगवान जैसे लोग होते हैं जो इन बातों को छोड़कर हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करते हैं। आगे देखिए। आँख खोली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मैं अक्सर ऐसा जो प्रसंग है, हम फिल्मों में देखते हैं कि एक किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है और फिर उसे भर्ती करने के बाद वो बेहोश होता है और उसे जब होश आता है तो वो यहाँ वहाँ आँख खोल कर देखता है, उसके मुख से निकलने वाला पहला शब्द होता है या पहला वाक्य होता है, मैं कहाँ हूँ। तो इसी तरह से लेखक ने जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और उनके आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरे थे। और फिर उन आँख खुलते ही उनके चेहरे पर, मतलब जो लोग खड़े थे,
जैसे ही लेखक की आँख खुली तो जो खड़े हुए लोग थे उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई कि हाँ, बेहोश था अब होश में आ गया। और ऐसे देखकर लेखक ने कहा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। तो जैसे ही लेखक ने कहा मैं कहाँ हूँ, तो एक जवाब इतनी जल्दी जल्दी आया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। वो जवाब देने वाला इतनी जल्दी से जवाब दे रहा था जैसे लेखक के होश आने के लिए ही वो वहाँ तक रुका था। जैसे ही होश आया उसने अपने 3-4 वाक्य वहाँ पर बोल दिए और वहाँ से वो चला गया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आदमी खड़ा है काला कोट पहने, उनके पीछे जो रेत की थैली है तो उसके सहारे ये लेखक की जो टांग थी वो लटक रही थी और दूसरी टांग थी वो बिस्तर पर थी जो सही सलामत थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ और लेखक जैसे हास्य कहानीकार है तो एक नया मुहावरा उनके मन में आया, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सर्वजन अर्थात सबके लिए बनाया हुआ। लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था सार्वजनिक अस्पताल और इसीलिए सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना मतलब टांग का टूटना, या टांग का टूटना का अर्थ है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। ऐसा लेखक ने मन ही मन में अपने मन में एक मुहावरा बना लिया। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, पर फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। और इस तरह से लेखक को ऐसा लगने लगा कि अस्पताल यही एक डरावना शब्द है और उससे उसके आगे अगर हमने लगा दिया सार्वजनिक तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हो गई है, क्योंकि टांग टूटना तो मेरे लिए घटना थी, लेकिन दुर्घटना कौन सी है यहाँ पर लेखक ने कहा है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। इसे नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है कि घटना कौन सी थी लेखक के मन से या लेखक के साथ हुई घटना कौन सी थी, टांग टूटना, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना लेखक के लिए एक बड़ी दुर्घटना थी। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। टांग टूट गई थी, उसमें दर्द हो रहा था, तो इसकी फिक्र लेखक को नहीं थी। लेखक को फिक्र थी जो लोग उन्हें मिलने आएंगे और इतने आएंगे और इतना परेशान करेंगे, उसकी फिक्र उन्हें होने लगी थी। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। मरीज़ को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन मिलने वाले हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो इतने आते हैं और इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है आराम की, मरीज़ को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उसी आराम को ये हराम कर देते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में यह तो खुला निमंत्रण है। अगर आप जनरल वार्ड में हैं तो उसमें समय की पाबंदी होती है, निश्चित समय पर ही आप मरीज़ को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट वार्ड में हैं तो लेखक कहते हैं कि यहाँ हम दिन भर भी अगर रुके तो हमें कोई भी वहाँ से निकाल नहीं सकता है। इसीलिए बड़ी हास्यात्मक ढंग से एक वाक्य यहाँ पर कहा है लेखक ने, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। जब लेखक ने देखा कि मुझे तो प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया है, अब क्या होगा, बहुत सारे लोग मिलने आएंगे और जिन को मैं मिलने गया था वो भी आएंगे और अपना बदला पूरा करेंगे। बदले का बदला भी उनका पूरा हो जाएगा और हमदर्दी की हमदर्दी भी पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पर सगे रिश्तेदार, मित्रों सब यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। तो लेखक कहते हैं सबसे पहले मुझे वो लोग मिलने आए जो कभी बीमार थे या उनकी टांग या कुछ टूट गया था तो मैं उन्हें मिलने गया था। और जैसे वो लोग मुझे देखने आए थे, जैसे उसी दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसकी टांग टूटे और कब एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और इस तरह से बातों बातों में ये बताते कि उस समय हम बीमार थे, हमारी टांग टूटी थी, अब तुम बीमार हो, तुम्हारी टांग टूटी, मतलब वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती और थोड़ी बहुत
आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और इस तरह से आने वाले बहुत परेशान करते, इसीलिए लेखक ने आज मन ही मन में ठान दी थी कि कोई भी आए मैं क्या करूँगा, उठूंगा ही नहीं, मैं वैसे ही पड़ा रहूंगा जैसे मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। लेकिन ऑफिस के बड़े बाबू आए, मतलब उनके कार्यालय में काम करने वाला एक उनका जो कलीग था वो उन्हें मिलने आया। और फिर वो जैसे मैंने मुझे सोया पाकर वो जाने लगे, लेकिन जाते जाते रुक गए और उन्होंने ऐसा, मतलब उनके मन में ऐसा विचार आया कि अगर मैं चला गया तो ये मुझे देखेंगे नहीं और इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इन्हें मिलने आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। जब भी फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से हिस्से को जोर से दबाया और इस तरह से धीरे धीरे लेखक को वो हिला रहे थे। लेकिन लेखक जो थे वो सोने का नाटक कर रहे थे। उसने देखा कि हिलने के बाद भी ये उठ नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या किया, लेखक की जो टूटी हुई टांग थी उस टूटे हुए ही टांग के टूटे हुए हिस्सों को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते बोले कहिए अब दर्द कैसा है। और इस तरह से उठाने का प्रयत्न भी अजीब ढंग से उन्होंने किया था कि टूटे हुए टांग का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे ही दबाया। और जब लेखक कराहने लगा और कराहते उठे, लेखक जब कराहता हुआ उठा तो लेखक को कहा कि कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब सोनाबाई जो उनके मोहल्ले में रहने वाली औरत थी वो अकेली नहीं आई थी, तो अपने छोटे छोटे 4 बच्चे लेकर आई थी। और उन्हें देखकर लेखक को ऐसा लगा कि ये तो मेरी टांग टूटी हुई घटना है, लेकिन सोनाबाई के आने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घुरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह करके कि फिर आऊँगी। मैं भीतर से कांप उठा। तो इस तरह से सोनाबाई के बच्चों ने इतना तंग किया था। लड़की जो थी वो हाथ में दवा की शीशी लेकर जैसे कथकली डांस कर रही थी। एक जो लड़का था वो क्या कर रहा था, वो जो रेत की थैली थी उस रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग खेल रहा था। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक मेज़ पर खड़ा हो गया, मेज़ का अर्थ है टेबल, तो दूसरा कुर्सी पर, और उस लड़की ने दवा की शीशी गिरा दी। तो दवा की शीशी गिरना ये शुभ होता है, ऐसा सोनाबाई कहकर वहाँ से चली गई और कहने लगी कि मैं फिर आऊँगी। कुछ लोग तो औपचारिक निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंध होकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बातें भी नहीं बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों के पैसे दे दिए थे। अब देखो एक आदमी आया जिसने देखा भी नहीं कि लेखक अपना रिश्तेदार या नहीं। वो आते ही लेखक की छाती पर गर्दन डाले रोने लगा और कार वालों को गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि ये तुम्हें क्या हो गया। तो लेखक तो उसे पहचानता नहीं था। लेखक के मन में ये बात आई, मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रोता है। और फिर सब रोना धोना होने के बाद जब उसने अपनी गर्दन
ऊपर की तो और आंख मिलाई लेखक को देखा तो एकदम से चुप हो गया, क्योंकि वो जिससे मिलने आए थे, जो उसका रिश्तेदार था, वो ये नहीं थे, वो गलत कमरे में आ गए थे। और फिर इस तरह से उस एकदम से उसका रोना बंद हो गया और हे अच्छा अच्छा भाई माफ़ करना कर कहते हुए वो चला गया। और फिर वही आवाज़, वही रोना जो लेखक के साथ उसने किया था, वो पड़ोस के कमरे से अब लेखक को सुनाई देने लगी। लेकिन लेखक को उस आदमी से गुस्सा ज़्यादा नहीं आया था जितना कि उसकी अपनी पत्नी पर आया था, क्योंकि पत्नी ने जब उसे इतना रोते हुए देखा तो उस रोते हुए आदमी पर इतनी सहानुभूति आई पत्नी को, लेखक के पत्नी को, कि वो रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर उसके टैक्सी के पैसे देने के लिए चली गई थी। मतलब जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, और इस तरह से उसने टैक्सी के पैसे भी लेखक की पत्नी से ले लिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविता सारा शहर परेशान, बेतुकी कविता से सारा शहर परेशान है, बेतुकी काटते जिसका कोई तुक ना हो। बहुत ही बेढंगी कविता वो करते हैं। और इस तरह से मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी ही रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो इस तरह से एक कवि, जिस कवि से लेखक हमेशा भाग खड़े रहते थे, उस कवि को जैसे मौका मिल गया था अपनी कविता सुनाने का। उनका नाम था श्री लपकानंद जी। और फिर वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन आने में देर हो गई, क्योंकि मैं एक काव्य सम्मेलन में व्यस्त था। और इस तरह से मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। और फिर अब देखो मैं आ गया हूँ और मैंने आपके टांग पर एक कविता बनाई है। और कविता भी बहुत मतलब हास्यात्मक थी कि असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। और इस तरह से कविता सुनने के बाद वो ऐसा कह रहे थे, मतलब दोनों आंखें इस तरह से लपक कर वो बोल रहे थे कि एक आंख जैसे कह रही हो, कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख पूछ रही हो, तू तो मुझसे भाग खड़ा होता था, अब कैसे भागेगा, क्योंकि तेरी टांगी टूट गई है और मैं तुझे रोज आकर मेरी कविता सुनाऊंगा। और इस तरह से लेखक ने वो और कविता सुनाई, उसके पहले चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा करके वहाँ से निकाल दिया, मतलब विदा किया। अब लेखक वही पड़े पड़े ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, लेकिन उस जगह जहाँ मेरा कोई भी पहचान वाला न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। मैंने शब्दार्थ भी आपको लिख कर दिए हैं। यहाँ पर लेखक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमदर्द जताने वाले लोग होते हैं, बेदर्द होते हैं, और इस तरह से मेरी टांग ये वहाँ तोड़ जहाँ कोई भी मेरा परिचित ना हो। ये शब्दार्थ है। वहाँ यहाँ पर शब्दार्थ के नीचे मैंने उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द के 2 उदाहरण लिख कर दिए हैं, और कुछ व्याकरण का एक घटक जिसे संधि कहा जाता है वो भी डाला है। हम जो बचा हुआ जो व्याकरण है या कुछ स्वाध्याय है वो अगले पीरियड में देखेंगे।